भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। राजन्या अपने आप में दिन ब दिन एक पहेली बनती जा रही थी। अनिमेश इन बातों पे ज्यादा मोल नहीं दे रहा था। उसका मानना था कि राजन्या नए माहौल में आकर थोड़ी चिड़चिड़ी होती जा रही है, बस, और कोई बात नहीं है। पर रुपेश के संग रुद्र प्रताप को ये भली भांति ही समझ आ रही थी कि राजन्या अपने आप में नहीं है। 2 या 3 दिनों में ही उसमें काफी बदलाव नजर आ रहे थे। उसका पहनावा, बोलचाल और अदब कायदा मानो किसी और की हो। रुपेश उसके बचपन का दोस्त था। उसने खुद राजन्या को एक रात रंगे हाथों पकड़ा था। उस रात काफी बादल गरज रहे थे और बिजली भी चली गई थी। इस वजह से बरामदे में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखे जा रहा था रुपेश। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर नज़र घुमाते ही बरामदे में दूसरे ओर पे खड़ी हुई राजन्या दिखी। उसे आवाज़ लगाने ही वाला था रुपेश कि तभी उसने एक बात पे गौर की। राजन्या ने कोई सफ़ेद और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने लंबी चोटी बनाई रखी थी, जिसमें मोगरे का माला भी लगा हुआ था। करीब चलते हुए रुपेश को ये भी दिखाई दिया कि उसने ढेर सारे चमकीले भारी सोने के गहने पहने हुए हैं। हाथों की उंगलियों को हवा में फिरोते हुए वो वही गाना दोहरा रही थी जो कुछ दिन पहले रुपेश और राजन्या दोनों ने उस ग्रामाफोन पे पहली बार सुना था। जब कई बार पुकारने पर भी राजन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, तब रुपेश ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे कहा, ये सब क्या किए जा रही है तू? राजन्या, ये तूने क्या हालत बना रखा है अपना? आर यू ओके? राजन्या ये सुनते ही घुर्राते हुए बोली, जाओ यहाँ से, अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाओ, निकल जाओ। रुपेश उसे होश में लाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाकर बोला, राजन्या, क्या बोले जा रही है तू? तू मुझे वापस जाने के लिए बोल रही है? तू चल यहां से फौरन, अपने कमरे में चलकर आराम कर। तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। कहा ना मैंने, जाओ यहां से, मैं यही रहूंगी। मुझे यहां से ले जाने की जिद की तो मैं यहीं से नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। चला जा, अपने काम से काम रख, जा अपने कमरे में। राजन्या की दहशत भरी आवाज ने उस रात से रुपेश में खौफ पैदा कर दिया था। सारी आप बीती अनिमेश और रुद्र प्रताप को अगली सुबह उसने बता दिया। राजन्या को पूछताछ करने पर उसने किसी के बातों का सीधा सीधा जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उसका बस यही कहना था कि उसे अब से उसी
ग्रामोफोन वाले कमरे में रहना है। उसी कमरे में उसे सुकून महसूस होता है। काफ़ी नानुकुर करने के बाद भी रुद्र प्रताप आखिरकार अपनी पोती के जिद के आगे घुटने टेक देता है। लेकिन इससे बात और बिगड़ गई। राजन्या अब घंटों उसी गाने को ग्रामोफोन में बजाती रहती और कमरे के कोने कोने में घूमते हुए उसी को गुनगुनाया करती। जिस राजन्या को म्यूजिक में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, उसी को आज मुंह जुबानी शास्त्रीय संगीत का ऐसा चर्चा करते हुए देख अनिमेष भी अब कुछ सोच में पड़ गया था। आधी रात में अनिमेष अपने बहन से सवालात करने उसके कमरे तक जा पहुंचा, पर वहां का माहौल उस वक्त कुछ और ही था। राजन्या आईने के सामने खड़े होकर अपने लंबे बालों में कंघी फेरते हुए गाए जा रही थी। पिया ना वन हमार ना होवे घरवार, पिया ना वन हमार ना होवे घरवार, बिगड़ी ऐसे नसीबा अब बारी तुहार, अब बारी तुहार। पलक झपकते ही अचानक से राजन्या नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगी थी। अपने शरीर के जगह जगह पर कुछ इस तरह खरोंचने लगी कि उनसे खून निकलना शुरू हो गया था। दौड़ते हुए अपनी बहन को रोकने के लिए अनिमेष जाकर उसका हाथ पकड़ता है। उन्हें छुड़ाते हुए राजन्या कहती है, बेवकूफ़, तू और तेरी बहन खुद अपनी मौत के पास चल कर आए हैं, इसलिए इसे बचाने का नाकाम कोशिश मत कर। ये तो मरेगी ही और इसके मरने के बाद आएगी तेरी बारी। तब तक मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, समझा? इतना कहकर वो तुरंत आगे जाकर दीवार पे अपना सर पटकने लगी। उसमें मानो कोई अलौकिक शक्ति आ गई थी। जब उसे अकेले रोक पाना अनिमेष के लिए मुश्किल होने लगा, तो उसने रूपेश और दादाजी को आवाज़ लगाना शुरू किया। घर में मौजूद कुछ नौकरों ने जैसे तैसे उसे रोक लिया, पर तब तक राजन्या लहूलुहान हो चुकी थी। रुद्र प्रताप ने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर और उनके जिगरी दोस्त डॉक्टर सुधांशु को अपने घर पर बुला लिया। डॉक्टर सुधांशु ने जांच पड़ताल के बाद रुद्र प्रताप को चिंता जताते हुए कहा, देख रुद्रा, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है उससे यही नतीजा निकलता है कि राजन्या किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। हो सकता है उसे कोई सदमा लगा हो। तुझे शहर से साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर उसका सही ढंग से इलाज करवाना चाहिए। तुम लोगों के कहने के मुताबिक आई थिंक शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है ये बस कोई मानसिक बीमारी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तू गलत सोच रहा हो। पर ये तो आपके लिए कभी गलत थे ही नहीं।
इनका हर सुझाव तो आपको ज़बरदस्त लगती थी ना बड़े ठाकुर। राजन्या, जिसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया गया था, उसे यूं बरबराते हुए सुनकर सभी उसे एकटक देखते रह गए। लेकिन एक बार फिर कमरे में मौजूद तमाम लोगों को चौंकाते हुए राजन्या बिस्तर पे बैठ गई और फिर बोली, तेरे हर करतूतों का हिसाब किताब है मेरे पास। कैसे तूने मेरे बच्चे को मार डाला, कैसे तूने मेरा भी झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनवाया, हर वो बुरा काम किया तूने जो किसी भी डॉक्टरी की किताब में नहीं लिखा गया है। बड़ा जिगड़ी यार बनता फिरता है ना इस बड़े ठाकुर का। तो सुन, अगली बार से तुझे यहाँ आकर सच्चे मेडिकल रिपोर्ट लिखने पड़ेंगे। 2 लाशों का। पता है किसकी लाश होगी? पहले राजन्या और फिर अनिमेष की। राजन्या के सो जाने के बाद बैठक खाने में रुद्र प्रताप, अनिमेष, रूपेश और डॉक्टर सुधांशु बैठे बैठे राजन्या की मुँह जुबानी याद किए जा रहे थे। अनिमेष की जहन में उन बातों को दोहराते हुए कई सारे सवाल घूम रहे थे। रुद्र प्रताप ने मानो उसकी मन की बात पढ़ ली थी और इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के बारे में वो बोलने लग गए। अनिमेष को भी अपनी बहन की फिक्र सबसे पहले थी। आखिरकार तय किया गया कि अगली सुबह ही शहर से किसी नामी साइकियाट्रिस्ट को गांव में ही बुलाया जाएगा। राजन्या अपना आपा खो बैठी थी, सो उसे यूं कहीं ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। सुबह साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करने के बाद अनिमेष अपनी बहन के कमरे तक जा पहुंचा, पर उसने देखा कि वहां उसके कमरे में राजन्या थी ही नहीं। उसे कई बार पुकारने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब अनिमेष को कुछ खटका। उसे शक हुआ कि एक बार फिर शायद राजन्या उसी ग्रामाफोन वाले रूम में चली गई होगी। बहन की चिंता सताते ही वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। राजन्या को आवाज़ देते हुए जब उस कमरे के अंदर अनिमेष ने अपने कदम रखे, तो उसके पैरों तले से मानो ज़मीन खिसक गई। रोता बिलखता हुआ एक बच्चे की तरह वो फर्श पे घुटने टेक के बैठ गया। रुद्र प्रताप, रूपेश के साथ बाकी घर के नौकर चाकर भी तब तक वहाँ पहुँच गए थे। उनके लिए भी अपने आँखों देखी को विश्वास कर पाना मुश्किल सा था। कुछ देर बाद डॉक्टर सुधांशु के पुष्टि के बाद उन्होंने ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके उसे रुद्र प्रताप के हाथों में थमा दिया। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।